नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में लाइट चैप्टर का जो पार्ट 1 है NCERT का, तो वो मैंने जो है अप टू स्फेरिकल मिरर वहाँ तक पढ़ा दिया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। इसके बाद आप पार्ट 2 को देखिए। इसमें हम लोग पार्ट 2 का जो स्फेरिकल मिरर है यानी कि जो गोलीय दर्पण है, उस पर जो न्यूमेरिकल आता है, उसमें से 2 न्यूमेरिकल जो है वो NCERT में सॉल्व किया हुआ है और बहुत ही अच्छा है। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को कर पाएंगे, क्योंकि उससे बनाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा टॉपिक जो हम लोगों का इस चैप्टर का है वो है जिस प्रकार हम लोगों ने मिरर से होने वाले परावर्तन के बाद जो इमेज बनता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक उसी प्रकार हम लोग लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यानी कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका साइज क्या होता है। साथ ही साथ इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आता है। तो जिस प्रकार मिरर इक्वेशन था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, उसी तरह से लेंस इक्वेशन भी होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो दोनों ही प्रकार का जो इक्वेशन है, चाहे वो मिरर इक्वेशन हो या लेंस इक्वेशन हो, उस पर न्यूमेरिकल आज हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ खास करके जो लेंस के द्वारा इमेज जो बनता है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, नेचर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो साइंस के क्वेश्चन हैं, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या एसएससी का हो या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। अगर उसमें जीएस के पोर्शन में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो केवल और केवल एनसीईआरटी से क्लास 9 और क्लास 10 के सिलेबस से पूछा जाता है। खैर, जो भी हो, मैंने ये वीडियो स्पेशली रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बनाया है, लेकिन ये उन सभी एग्जामों के लिए भी फायदेमंद है जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और जो है, मैं यहाँ से स्क्रीन से हट के यहाँ पढ़ाऊंगा, जहाँ ज़रूरत होगी मैं स्क्रीन पर आकर फिर से आप लोगों को वहाँ पर बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक देखा था, वहीं से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे पार्ट 1 में, जहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहीं पे जो है पार्ट 1 में देखा है वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोग जो है ये देखेंगे। पार्ट 2 का वीडियो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। इसका मतलब है दोस्तों कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, उस स्फेरिकल मिरर के लिए, गोलीय दर्पण के लिए हम लोग साइन किस तरह से लेते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इक्वेशन तो देख लिया कि जो मिरर इक्वेशन है यानी कि दर्पण का जो समीकरण है, वो हम लोगों ने देखा है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी आप लोगों को बताया है कि जो v, u और f है, ये जो v, u और f है, जब भी हम लोग इसको इस इक्वेशन में यानी कि इस समीकरण में बिठाते हैं, पुट करते हैं इसके वैल्यू को, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इसका साइन। इसका चिन्ह जो है कभी भी गलत नहीं लेना है। अगर इन तीनों में से किसी का भी साइन अगर आपने गलत ले लिया, जैसे कि इसका साइन नेगेटिव होता लेकिन आपने पॉजिटिव ले लिया, या इसका साइन पॉजिटिव होता आपने नेगेटिव ले लिया, और इसके बाद आप अगर इस समीकरण में इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका आंसर तो आएगा सेम, मगर उल्टा आ जाएगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए v का वैल्यू आपका निकालना था, आपका v का वैल्यू आया पॉजिटिव, लेकिन v का एक्चुअल वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? v पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि जो इमेज है,
जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके विपरीत साइड बना हुआ है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ है उधर ही आपका इमेज बना हुआ है। तो सोचिए, बिल्कुल जो है उल्टा आंसर आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन जो रहता है, चूंकि ये तो ऑप्शनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो ऑप्शन रहेगा वो दोनों रहेगा, ठीक है। तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको लगेगा मेरा आंसर सही आया है, ठीक है, क्योंकि फिगर मैच कर जाएगा कि हाँ 30 सेंटीमीटर, तो मेरा भी 30 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन ऑपोजिट ऑप्शन भी रहता है, प्लस वाला भी रहेगा, माइनस वाला भी रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों, साइन पर विशेष ध्यान दीजिए। पिछले रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से इस चैप्टर के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर से जरूर पूछे गए हैं। तो इसलिए इस पर अपनी पकड़ बनाइए। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कतें आती हैं, ठीक है, उन्हें डर लगता है कि ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मगर ये u v और f का साइन कैसे लेते हैं, ठीक है, उसको किस तरह वैल्यू पुट करते हैं। साथ ही साथ आपने m का फॉर्मूला देखा था, ठीक है, मैग्निफिकेशन है ना, आवर्धन, जो कि अभी नीचे है, मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। आवर्धन का फॉर्मूला है h डैश, यानी कि इमेज का हाइट, बाय h यानी कि ऑब्जेक्ट का हाइट। m का और एक फॉर्मूला है जो v और u के संदर्भ में है, वो होता है m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, ठीक है, माइनस वी बाय यू मिरर के केस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस m के जरिए भी हम लोगों को क्या पता चलता है, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब हो गया आवर्धन या आवर्घन, यानी कि जो इमेज बना है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले यानी कि वस्तु के मुकाबले कितना बड़ा है या छोटा है। इसी चीज को हम लोग m से मापते हैं, यानी कि आवर्धन या मैग्निफिकेशन से मापते हैं। साथ ही साथ m जो है वस्तु का जो इमेज बना है, वो इमेज का नेचर क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका नेचर क्या है, यानी कि वो वर्चुअल है, ठीक है, या रियल इमेज है, इसका भी पता हम m से लगाते हैं, ठीक है। अगर m आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, m अगर आपका पॉजिटिव हुआ, मान लीजिए आपने आंसर निकाला और m आपका पॉजिटिव आ गया, तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगा, यानी कि काल्पनिक और सीधा होगा। अगर m का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मान लीजिए आपने कैलकुलेशन किया और m का वैल्यू आ गया नेगेटिव, मतलब माइनस में आ गया, तो ये जो इमेज बनेगा ये कैसा होगा, ये होगा रियल और इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा, ठीक है। यानी कि m से हम वस्तु का जो है नेचर भी पता कर लेते हैं कि वो कैसा है, वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। देखिए m का कितना महत्व है मैग्निफिकेशन का। एक तो m ये बता देता है आपको कि जो इमेज बना है वो वस्तु से कितना बड़ा या छोटा है। अगर m का वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ गया, बराबर 1 आ गया, ठीक है, मान लीजिए m का वैल्यू आपका 1 आ गया, m का वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि h डैश बाई h, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है h डैश बाई h, ये दोनों बराबर हैं, h डैश भी बराबर है, h भी बराबर है, तो ही ये आपका कट जाएगा और 1 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है वो बराबर है, तो m इज इक्वल टू 1 हो गया। कभी कभी m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आएगा, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हो गया कि जो h डैश है वो ज्यादा है, मतलब इमेज का वैल्यू जो वैल्यू आया है वो ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का कम है, तभी तो ये ग्रेटर देन 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बना है वो बड़ा है। इसी प्रकार m लेस देन 1 अगर आएगा, m लेस देन 1, इसका मतलब है कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो m के महत्व को देखिए, m आपको दो चीजें बताता है। एक तो ये बताता है कि इसका नेचर क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा से ध्यान रखिए, मैं इसे पिंक कलर से बता रहा हूं। एक तो ये इमेज का जो नेचर है वो बताता है कि वर्चुअल और इरेक्ट है या रियल और इन्वर्टेड है, यानी कि ये नेचर को बताता है। दूसरा चीज आप यहां देख रहे हैं कि ये वस्तु के साइज को बताता है कि इसका जो इमेज जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो बड़ा बना है या छोटा बना है या बराबर बना है। तो इसका भी पता हम लोग m से लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए m का जो वैल्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको न्यूमेरिकल के समय बताऊँगा। अभी स्पेशली फ़ोकस हम लोगों का पिछले मतलब अगले वीडियो में 5 से 10 मिनट तक केवल इसी चीज़ पर फ़ोकस होगा, जो साइन और न्यूमेरिकल का वैल्यू बिठाने और न्यूमेरिकल के ऊपर होगा, जो कि गोलीय दर्पण के ऊपर है, यानी कि स्फेरिकल मिरर के ऊपर है। ठीक है? तो जैसा कि आप एक बार इसके चिन्ह को लेकर मैंने पहले ही बताया कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को जो है इसके साइन में प्रॉब्लम आती है कि साइन किस तरह से लेते हैं। हाँ, इसमें मैं गलती कर देता हूँ। तो उम्मीद है बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना आसान तरीका है सिंपल जो है कि वो आपको कभी गलती नहीं होगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। अगर आप रटेंगे या याद करेंगे कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें U पॉजिटिव होता है, V नेगेटिव होता है, F पॉजिटिव होता है, फिर कॉन्वेक्स मिरर का याद करेंगे कि उसमें U नेगेटिव होता है, V पॉजिटिव होता है, F नेगेटिव होता है। दोस्तों आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। ऐसा मत करिए, ऐसा कभी मत करिए कि याद करिए, नहीं। आप 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेगा, आप एक एक जो है चित्र बना लीजिए, एक ड्राइंग कर लीजिए थोड़ा-सा और उसके अकॉर्डिंग आप U, V और F ले लीजिए। बस आपका कभी गलती नहीं होगा, ठीक है? तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है क्योंकि आप यहाँ पे 2 याद करेंगे, फिर उधर जो कॉन्केव लेंस आएगा उसमें भी 2 है, उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स मिरर है। तो क्या वहां भी आप उसी तरह रटेंगे? तो पता चला कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर वाला आपको कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही जैसा देखने में लगेगा। लेकिन कोई कोई जो उसमें है सिचुएशन वो यूनिक होता है, यानी कि वो एकदम से अलग है, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें तो वो रूल लागू नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए दोस्तों मेरा यही आप लोगों को सलाह है, सजेशन है कि आप बिल्कुल एक छोटा-सा ड्राइंग बना लें और उसके अकॉर्डिंग आप यूवीएफ लें, तब जाके न्यूमेरिकल में बिठाएँ, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, कभी गलत नहीं होगा। और आपको सबसे बड़ा बात है कि टेंशन नहीं रहेगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए आइए हम लोग किस तरह से साइन को लेते हैं, गोलीय दर्पण के केस में यानी कि स्फेरिकल मिरर के केस में, उनको देखते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मैं हिंदी में पीडीएफ शेयर करके बना रहा हूँ। इसका जो पार्ट 3 आएगा, वो इंग्लिश में पीडीएफ को शेयर करके होगा। तो जो लोग भी इंग्लिश में पीडीएफ शेयर करके यानी कि जो हिंदी भाषा छोड़कर दूसरी भाषाओं के स्टूडेंट हैं, उनको वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। तो देखिए, क्या रूल है स्फेरिकल मिरर के केस में साइन लेने का, गोलीय दर्पण में? देखिए, ये है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि ये जो x और x डैश है, ये x और x डैश, ये ना x एक्सिस है ये, ठीक है? और थोड़े देर के लिए आप इसको ये मान लीजिए कि ये y एक्सिस है, y y डैश है, ठीक है? ये x x डैश, ये y y डैश और इसको मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, यानी कि जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं ग्राफ, उसी ग्राफ को ही आप यहाँ पर कल्पना करें। बिल्कुल ग्राफ है ये, ठीक है? तो ग्राफ में क्या होता है, आप जानते हैं कि ये जो x है और ये x डैश है, तो ये नेगेटिव एक्सिस होता है ना? और ये वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इधर जाने पे पॉजिटिव। तो आप अगर इस तरफ जाते हैं, राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव होगा। ये देख लीजिए, ये नेगेटिव है क्योंकि आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं, इस तरफ से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इधर तो नेगेटिव होगा। अगर इस ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। बिल्कुल ग्राफ की तरह है, एकदम ग्राफ। जो ग्राफ का रूल होता है कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बिल्कुल वही है। ठीक है? दूसरा, आप ये जानते हैं कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, एक्स एक्सिस से जब आप ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, ये देखिए पॉजिटिव है। जब आप नीचे आते हैं, एक्स अक्ष के जब नीचे आते हैं तो नेगेटिव होता है, ये देखिए जब आप नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव है। तो बिल्कुल ग्राफ है ये, ग्राफ का ही साइन इसमें लगता है, तो कैसे भूल सकते हैं हम लोग? कभी नहीं भूलेंगे कि जब जो ग्राफ का रूल है, वही इसके साइन का रूल है। तो अलग तो कुछ नहीं है ना, क्या अलग हम लोग इसमें सीख रहे हैं? कुछ भी नहीं। हाँ, कहाँ पर इमेज रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मापना होता है, ये देखने की बात है। लेकिन जो साइन की बात है, कि साइन क्या होगा जब हम इधर जाएँगे या ऊपर जाएँगे या नीचे जाएँगे तो, ये तो बिल्कुल ग्राफ का साइन है, तो अलग कहाँ है, जो हमें
टेंशन होगा या हमें जो है याद नहीं रहेगा, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ग्राफ का रूल है वही इसका रूल है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो एक ऐसा मतलब कभी-कभी क्या होगा कि जब आप बनाएँगे तो आपको या आपने कभी पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको बता देते हैं। दूसरा जो तरीका है वो ये है, मान लीजिए आपने ये ऑब्जेक्ट को रखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये मैं इसको अलग कलर से बना रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसे बिंब भी कहा जाता है हिंदी में। मान लीजिए आपने बिंब को यहाँ पे रखा है, तो जो किरण है वो बिंब से निकल कर जाती है। मान लीजिए ये बिंब से निकल कर ये किरण जा रही है। तो जिस तरफ ये जो आपतित किरण है, याद रखिएगा ये कैसी किरण है? आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट रे जिस तरफ जाती है, जिस डायरेक्शन में जा रही है, उसका ऑपोजिट अगर आप मेजर करते हैं, उसके ऑपोजिट देखिए जा रहा था इस तरफ, आप मेजर कर रहे हैं इस तरफ, तो वो नेगेटिव लेना है। जिस तरफ जा रहा था, जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रहा था, अगर उसी तरफ आप मेजर कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में अगर आप मेजर कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव होगा। बस ये भी रूल एक है। आप चाहे ग्राफ का रूल को अपनाइए जो मैंने अभी बताया, या फिर इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग बताइए। इंसिडेंट रे यानी कि वस्तु को जिधर रखते हैं उससे जो किरणें निकल के जाती है और लेंस से टकराती है या दर्पण से टकराती है, तो उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आपतित किरण। तो ये जो आपतित किरण है, जिस तरफ जाएगी उसके विपरीत दिशा में अगर आप मेजर करेंगे, मापेंगे किसी भी चीज को, चाहे यू हो, भी हो, एफ हो, तो वो नेगेटिव लेना है क्योंकि ऑपोजिट में ले रहे हैं आप। और अगर जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में आप अगर मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। तो यही दो तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है एक एक बार जो है अवतल दर्पण और एक बार उत्तल दर्पण को बनाकर और किस प्रकार उसका साइन लेते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम एक बार अवतल लेंस को एक बार बनाते हैं। ये हमारा अवतल लेंस है, ठीक है। ये रहा अवतल लेंस। बिल्कुल सावधानी से देखिएगा कि किस तरह से हम लोग जो है साइन को लेते हैं, ताकि किसी भी तरह का गलती ना हो। असल चीज है न्यूमेरिकल तो बना तभी सकते हैं आप जब यू भी और एफ का साइन आपका प्रॉपर हो, ठीक है। तो आइए, ये रहा, हम मान लेते हैं हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी, ठीक है। मान लीजिए एक वस्तु हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जिस तरफ हम वस्तु को रखते हैं उधर से ही किरणें जाती हैं। ये आपतित किरण है ना, इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जिधर जाती है उसी डायरेक्शन में जब हम मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो आप जानते हैं ये भी कि जो फोकस और आपका पोल होता है, जो फोकस और पोल होता है, एक सेकेंड, ये रहा आपका एफ। यहां से यहां तक का दूरी क्या है दोस्तों? ये जो है ये पोल है आपका। तो पोल और फोकस का बीच का जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये एफ है, ठीक है। मैं नीचे की तरफ लिख दे रहा हूं, ये एफ है। जो वस्तु की दूरी होती है, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इसे यू कहते हैं। तो ये यू है और ये आपका एफ है। जरा सा सोचिए, मैंने इसमें एरो का डायरेक्शन दिया है, एरो दिया हुआ है। ये एरो मैंने क्यों दिया है? क्योंकि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो पोल से करते हैं। जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? पोल से। तो पोल से अगर हम मेजर कर रहे हैं तो पोल से हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। पोल से हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, यही ये डायरेक्शन है। तो जरा सा सोचिए कि जो किरण है वो इस तरफ जा रही थी, आपतित किरण, है ना, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर था, लेकिन हम लोग जा किधर रहे हैं? उसके अपोजिट। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये कैसा मिरर हमने लिया है? कॉनकेव मिरर। अच्छा से समझिएगा दोस्तों, सारा चीज समझने का है। एक बार अगर आप समझ गए तो कभी गलती नहीं होगी। कॉनकेव मिरर है।
तो कॉनकेव मिरर में आप देख रहे हैं कि F को आपको किधर जाना पड़ रहा है, जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उसके अपोजिट जाना पड़ रहा है, तो F नेगेटिव हो गया। इसी प्रकार आप U के बारे में देखिए, जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है उसके अपोजिट आपको मापना पड़ रहा है, पोल से आप अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव हो गया। अब रह जाती है बात इमेज की। तो आप जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है, हम आपको एक टेबल दिखाते हैं जो कि अब इसके पहले वाले वीडियो में आप मैंने पूरी तरह से उसे पढ़ाया है। उम्मीद है आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखे होंगे। तो ये टेबल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर का है, ठीक है? ये कॉनकेव मिरर का जगह है। देखिए, कॉनकेव मिरर किस तरह से इमेज को बनाता है, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। कॉनकेव मिरर में ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये यू हो गया, ठीक है? ये इंसिडेंट रे है, ठीक है? तो इंसिडेंट रे इधर जा रही है, उसके अपोजिट आप माप रहे हैं, तो यू आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए ये इमेज बना है, तो ये आपका भी हो गया, ठीक है? तो भी इसका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पोल से आप अपोजिट दिशा में माप रहे हैं। इसी प्रकार फोकस, तो फोकस भी आपका यही है, तो इसी दिशा में आपको आना पड़ रहा है, तो इसीलिए एफ भी इसका नेगेटिव हो गया, ठीक है? आइए एक बार हम इस चित्र के लिए आपको दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे ये इंसिडेंट रे जा रहा है। बिल्कुल याद कर, मतलब ध्यान रखिए कि याद एकदम नहीं करना, रटना नहीं है। तो ये इंसिडेंट रे जा रहा है यानी कि आपतित किरण। तो ये जो एफ से लेके इतना का दूरी है ये फोकल लेंथ है। ये जो ऑब्जेक्ट वाला जो यहाँ जो इमेज बन रहा है ये आपका भी है, और ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये यू है। सभी को देखिए आप पोल से अपोजिट डायरेक्शन में आपको आना पड़ रहा है मापने के लिए। ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे से आपको अपोजिट आना पड़ रहा है, इधर आना पड़ रहा है, इधर आना पड़ रहा है, इधर आना पड़ रहा है। तो जब हम इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो वो नेगेटिव होता है। तो इस केस में u देखिए इधर जा रहा था, आप इधर माप रहे हैं, तो u जो है नेगेटिव होगा, ठीक है? इसी प्रकार v को देखिए, v भी आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो v भी नेगेटिव होगा। इसी प्रकार f को भी देखिए आप इधर माप रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव होगा। और ऐसा सारे चित्रों में है, देखिए इसमें देखिए, इसमें देखिए, सभी में देखिए ये रूल जो है साफ तौर पे लागू है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है, ये वाला 6th नंबर, जो कि थोड़ा अलग है, और इसके लिए हम एक बार आपको साइन लेके दिखा देंगे, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि कॉनकेव मिरर के केस में आप क्या देख रहे हैं कि इसमें U नेगेटिव, V नेगेटिव, F नेगेटिव होता है। यानी कि इसका जो चिन्ह लेना है हमें सबका माइनस लेना है न्यूमेरिकल बनाने के टाइम, ठीक है? लेकिन जो एक सिचुएशन है, चूंकि ये जो सिचुएशन है अलग है, सबसे डिफरेंट है, तो इसमें हम कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। जरा सा सोचिए कि ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा है F और पोल के बीच, यानी फोकस और पोल के बीच। तो आप तो जानते हैं कि पोल और फोकस के बीच जब इमेज को रखा जाता है, तो यही एक सिचुएशन है जिसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, और साथ ही साथ दर्पण के पीछे बनता है ना, कॉनकेव मिरर के केस में, यानी कि अवतल दर्पण के केस में। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये जो पोल है, ठीक है, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका जो इंसिडेंट रे है वो इधर जाएगा, यानी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर होगा। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है u, ये आप अपोजिट माप रहे हैं। जो फोकस है ये भी आप अपोजिट माप रहे हैं। मगर जो v है, यानी कि जो इमेज बन रहा है, ये देखिए आपको इस डायरेक्शन में मापना पड़ रहा है v को। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट आप माप रहे हैं, तो u आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? एफ, चूंकि उसको भी आप अपोजिट डायरेक्शन में माप रहे हैं इंसिडेंट रे का, तो वो भी नेगेटिव होगा। और जो भी है वो देखिए जिधर इंसिडेंट रे जा रहा है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप माप रहे हैं, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो v यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो केवल एक सिचुएशन ऐसा है कॉनकेव मिरर के केस में, यानी कि अवतल दर्पण के केस में, जिसमें भी पॉजिटिव हो जाता है। बाकी सभी में आप देख रहे हैं कि यहां पर नेगेटिव है। तो इसीलिए अगर आपको रटना ही है
तो आप ऐसे रट सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में यू वी एफ सब नेगेटिव होता है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें भी पॉजिटिव होता है। और वो कौन सा है? जब पोल और फोकस के बीच वस्तु को रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा होता है और अवास्तविक होता है, यानी कि वर्चुअल होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब भी इसे कहते हैं हिंदी में। काल्पनिक बोले या अवास्तविक बोले एक ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये साइन लेना समझ में आया होगा कि कैसे साइन लेते हैं और कितना आसान है। ठीक है, अब आइए आपको कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से साइन को लेते हैं वो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, यानी कि उत्तल दर्पण है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसमें देखिए दोस्तों क्या होता है कि इसका जो फोकस होता है ना, फोकस इसका ये है, प्रधान फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्योंकि जो किरणें आती हैं वो टकरा करके इस दिशा में चली जाती है। जो किरणें आती है ये तो पोल से टकरा रही है तो बिल्कुल रिटर्न बैक हो जाएगी एकदम उसी रास्ते पे। इसी तरह अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे चल जाती है। जो ये जो परावर्तित किरणें हैं ये कभी नहीं मिलेगी। ये जो परावर्तित किरणें आप देख रहे हैं ये कभी मिलेगी नहीं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, क्योंकि इनके बीच देखिए कितना गैप है। ये तो कभी मिलेगी नहीं, ये तो बढ़ते जाएगी, इस दिशा में चलती जाएगी, कभी नहीं मिलेगी, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि ये जो किरणें जो यहाँ पर फैल रही है उसको जो रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि जो परावर्तित किरण है, जो परावर्तित किरण है, ध्यान रखिएगा। तो परावर्तित किरण कौन है? इसमें ये है और ये है परावर्तित किरण, साथ में ये भी है। तो इनको जब आप डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित किरण गई है इसको पीछे की तरफ आप अगर डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो ये प्रधान अक्ष के यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है। और यानी कि जब यहां पर आप आंख रखकर देखेंगे एफ के पास अगर आई रख करके देखेंगे तो आपको यहां से जो किरणें हैं वो फैलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो इसका प्रधान अक्ष होता है, जो इसका प्रिंसिपल फोकस होता है, वो देखिए किस तरफ है। वो जैसे कि आपका अवतल दर्पण था यानी कि कॉन्केव मिरर था, वो इस तरफ उसका फोकस था, मगर इसका फोकस देखिए वो इधर है, इस तरफ है। यानी कि अब मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ये पोल से लेके अगर आप इसको मेजर करेंगे तो इधर करना होगा, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो इधर जा रहा है ना। आपको इधर मेजर करना है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यू जो है ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका इमेज देखिए यहां पर बनता है, ये जो है इसका इमेज बना हुआ है। तो ये रहा भी, इसका भी क्या हो जाएगा? भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरफ जो इंसिडेंट रे जा रहा है उसी दिशा में ये जा रहा है, तो ये जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, भी पॉजिटिव। इसी तरह एफ के बारे में देखिए, एफ भी आपका उसी दिशा में आप मेजर करेंगे, ये जो है एफ है आपका यहाँ तक, है ना। तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में यू नेगेटिव होता है, भी पॉजिटिव होता है और एफ पॉजिटिव होता है। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि ये हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा यही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक सिचुएशन अलग है। जैसे कि कॉन्केव मिरर में क्या था, 5 सिचुएशन सेम था मगर एक डिफरेंट था जिसमें भी पॉजिटिव हो जा रहा था, बाकी में सब में नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो हमेशा जो है ऐसे ही प्रतिबिंब बनाता है। यानी कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, वो सदैव वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और वस्तु से छोटा होता है। वस्तु को चाहे आप कहीं भी रखें, अनंत पे अगर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, है ना। अनंत पर अगर हम रखते हैं तो फोकस पे बनता है। लेकिन अगर इन्फिनिटी और जो पोल है, इन्फिनिटी और पोल के बीच अगर आपने कहीं भी रखा, कहीं भी, चाहे वो आप यहाँ पे रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी वस्तु को रखें, है ना। वस्तु को हम अगर कहीं भी रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में यानी कि उत्तल दर्पण के केस में, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है, छोटा सा बनता है। ये प्रतिबिंब है, इसको मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, ग्रीन कलर से।
ये इसका प्रतिबिंब है यहाँ पर छोटा सा, और फोकस और पोल के बीच में है। ठीक है, यही ध्यान रखना है। जो वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, यही वजह है जो हम लोगों ने देखा कि ये साइड मिरर यानी कि जो गाड़ी का पश्च दृश्य है, हाँ, उसे देखने में यूज किया जाता है। कारण ये है क्योंकि ये हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब छोटा बनने से क्या फायदा होता है कि छोटे से जगह में ही बहुत ज्यादा प्रतिबिंब बन सकता है। साथ ही साथ इसका जो मिरर का जो कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है, ये आउटवर्ड निकला होता है। तो ये इस प्रकार होने से क्या होता है कि इसका एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका जो एरिया है, जो इसका मिरर का जो जहाँ से वस्तु से किरणें आकर इससे टकराएगी, इस ये एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है कर्व्ड आउटवर्ड होने से, यानी कि बाहर की तरफ वक्राकार होने से, है ना, वक्र की तरह, यानी कि कर्व है, बाहर की तरफ वक्राकार होने के कारण इसका एरिया ज़्यादा होता है। इसीलिए काफ़ी दूर तक का और काफ़ी बड़े जगह का भी एरिया के मैंने जो उसका चित्र है यानी कि जो उसका इमेज है वो दर्पण में बन जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हम जो पश्चिम मिरर है, जो गाड़ी का व्यू मिरर है, उसमें हम सिंपल प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल होगा कि हाँ कर सकते हैं। ऐसा मत बोलिएगा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सिंपल मिरर होता है, प्लेन मिरर, उसमें भी हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसमें कमी क्या है कि वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो उसमें जो भी आपको इमेज दिखाई देगा सीधा तो रहेगा, लेकिन कंप्लीट आप नहीं देख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए समतल दर्पण यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसके कारण क्या होता है कि कोई भी इमेज आपको फुल दिखाई देगा, पीछे से जो भी गाड़ियां आएंगी उसका कंप्लीट आपको फोटो दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि छोटा सा, छोटा भले ही है इमेज लेकिन फुल है, फुल दिखाई देगा। दूसरा, जो दर्पण होता है प्लेन मिरर, वो तो बिल्कुल सपाट होता है, यानी कि एकदम जो है प्लेन होता है, तो उसका एरिया और इसका एरिया में डिफरेंस है। ये कर्व्ड आउटवर्ड होने के कारण ज्यादा एरिया कवर करता है, और वो प्लेन होने के कारण उतना एरिया नहीं कवर कर पाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये इतना छोटा होके भी हमारा सारा उद्देश्य को पूरा कर दे रहा है। लेकिन अगर आप समतल दर्पण लगाएंगे ना, तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा लगाना होगा, जो पॉसिबल नहीं है गाड़ी चलाते समय उतना, ये है ना। तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पर भी डिस्कशन कर लिया। तो ध्यान रखिएगा किस तरह से साइन लेते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं गोलीय दर्पण का साइन में। उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स रटते हैं कि नहीं, कॉनकेव मिरर है सारा नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर है उसमें यू पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, एफ नेगेटिव होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। छोटा सा डायग्राम बनाइए, छोटा सा रे डायग्राम बनाइए और उसके अकॉर्डिंग यू भी एफ ले लीजिए। खाली देखिए कि मिरर कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, उसके अकॉर्डिंग छोटा सा एक लाइन जरूर से जरूर बनाइए, और उसके बाद यू भी एफ ले लीजिए, पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण तो बड़ा नहीं है ना, 1/v + 1/u = 1/f, छोटा सा है, उसको सॉल्व करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने साइन ही गलत ले लिया तो आपका मेहनत भी बेकार चला जाएगा, है ना। इसीलिए अब आते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन के बारे में यानी आवर्धन के बारे में मैंने पहले ही बताया है। m = h'/h। इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाय बीम की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है, मतलब h' अगर ज्यादा आ रहा है, h' इज ग्रेटर देन h है, यानी कि जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से ज्यादा है, तो m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। सॉरी, m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 1, है ना। m का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, ग्रेटर देन 1। अगर h' लेस देन h है, यानी कि जो इमेज बना है वो छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो m का वैल्यू आ जाएगा लेस देन 1। अगर h डैश इज इक्वल टू h है, यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर है, तो ऐसे में दोनों कट जाएगा, दोनों h डैश और h जो है कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो m का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि m के वैल्यू से हम वस्तु का साइज बता पाते हैं, उसका मैग्निफिकेशन बता पाते हैं, आवर्धन बता पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा या छोटा है। अगर m का वैल्यू 2 आ गया मान लीजिए, तो इसका मतलब 2 गुना है, जो इमेज बन रहा है वो डबल साइज का है।
मान लीजिए m का वैल्यू है ना, ये सब सारा समझना है, कितना इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए m का वैल्यू 2 आ गया आपका, तो इसका मतलब क्या है कि m का वैल्यू 2 आने का मतलब है कि जो इमेज बना है ना वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में डबल साइज का है, 2 गुना बड़ा है। ठीक है, अगर m का वैल्यू 1 आ गया तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर है। अगर m का वैल्यू मान लीजिए 0.5 आया, 0.5 का मतलब हाफ होता है, तो इसका मतलब है जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हाफ है। यानी m से हम वस्तु के साइज का पता लगाते हैं कि वो कितना बड़ा या छोटा है ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दूसरा जो m का फॉर्मूला है ना, एक तो h डैश बाई एच होता ही है, दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस भी बाई यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, m का फॉर्मूला क्या होता है दूसरा, माइनस भी बाई यू। यानी कि जो m का वैल्यू है वो हम v और u के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। v को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और u को क्या कहते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी आप देखेंगे कि v और u का जो साइन हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही मेरा m का वैल्यू आएगा। एच डैश और एच हम तब यूज करेंगे जब हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ रहेगा। अगर हमें ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे ना। ये जो एच डैश और एच है इसमें हमें एच डैश या एच दोनों तो कोई एक देना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कुछ भी नहीं दिया तो हम ये यूज नहीं कर पाएंगे एम निकालने के लिए। तब हमें एम का वैल्यू निकालने के लिए ये यूज करना पड़ेगा। तो यही बात है, कई सारे स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर m का दो फॉर्मूला है, एक तो h डैश बाई एच है और दूसरा माइनस भी बाई यू है। हम कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो जो वैल्यू आपको दी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप उसका डिसीजन लीजिए तो वो होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आवर्धन का मान अगर ऋणात्मक चिन्ह हो, यानी कि m का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, m का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव है तो समझ लीजिएगा कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, वो रियल इमेज है, रियल इमेज बनेगा। अगर इसका मान धनात्मक है यानी कि पॉजिटिव अगर आता है, अगर m का वैल्यू पॉजिटिव अगर आता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब आभासी है यानी कि वर्चुअल है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं इसे ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं। जो अगर पॉजिटिव आया तो वर्चुअल है यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और अगर नेगेटिव आया तो रियल इमेज बनेगा यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो m का वैल्यू, m का यूज देखिए कितना ज्यादा है। एक तो m से हमें देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि जो इमेज बन रहा है वो बड़ा है, छोटा है या बराबर है, ये पता चल रहा है। दूसरा ये भी पता चल रहा है कि जो इमेज बन रहा है उसका नेचर क्या है, क्या वो रियल है या वर्चुअल है। क्योंकि देखिए जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उस समय आपको जो प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर भी तो पूछा जाता है ना कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो ये जब भी नेचर आपसे पूछा जाए कि उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, यानी कि उसका वो जो इमेज बना है वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, तो उसको जानने के लिए आप m का वैल्यू को निकालिए। ठीक है, जो m का वैल्यू निकालिएगा उसके लिए दो फार्मूला है, h डैश बाई एच है एक, और दूसरा है माइनस भी बाई यू। अब आप देखिए कि आपको किसका वैल्यू पता है, जिसका वैल्यू पता होगा उसके अकॉर्डिंग आप निकालिए। जब कभी भी ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया जाएगा तो इमेज का साइज आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि h डैश और h का यूज करके हम वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो m का वैल्यू हमेशा कोशिश कीजिएगा पहले भी बाई यू से निकाल ले, क्योंकि ऐसा होगा तो अगर भी बाई यू से हम मान लीजिए भी भी हमें पता रहेगा और यू भी पता है, हमने m को निकाल लिया, मान लीजिए m का वैल्यू मेरा आया 2। अब हम एक फॉर्मूला लिखेंगे m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच। अब हम यहां पर m का वैल्यू जो हमने निकाला है वो पुट कर देंगे, और एच डैश यानी कि जो इमेज का हाइट है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो हमें दे दिया गया कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहां बिठा देंगे। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो एच डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, बस। तो इमेज का हाइट निकल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है न्यूमेरिकल बनाने के टाइम, कि अगर आपको इमेज का साइज पूछा है वो,
तो ऑब्जेक्ट का साइज जरूर दे देगा। तो आपको यानी कि h पता है, लेकिन h डैश निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, और वहां पर m जो आपने निकाला है उसको यहां पुट कर दीजिए और पुट करके जो है h डैश निकाल लीजिए, बस यही है। तो इतना सा ट्रिक है न्यूमेरिकल में। आपका समतल आपका जो है स्फेरिकल मिरर के ऊपर, यानी कि जो गोलीय दर्पण है उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है, उसके लिए आपने जो देखा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है साइन, चिन्ह, कि हम u v और f का चिन्ह कैसे लेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण आपने चीज देखा m का वैल्यू। m का वैल्यू आपको बहुत कुछ बताता है। m का वैल्यू आपको उसका नेचर बताता है इमेज का, कि वो रियल है या वर्चुअल है। ठीक है, साथ ही साथ आपको m जो है अगर आपको पता है तो आपको अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया जाएगा तो आप इमेज का हाइट निकाल सकते हैं, क्योंकि m का वैल्यू आप इस तरह से निकाल लीजिएगा और यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा। तो इससे बाहर दोस्तों न्यूमेरिकल में कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, आप आसानी से जो है बना पाएंगे। तो इसके लिए जो एनसीईआरटी है इसमें दो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिए गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेशली न्यूमेरिकल का एक वीडियो होगा जिसमें हम लगभग 15 से 20 न्यूमेरिकल्स जो है बनाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और उससे बाहर कुछ भी नहीं रहे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो दो न्यूमेरिकल यहाँ पर दिए गए हैं बुक में, ये मोर देन सफिशियंट है। मतलब अगर आपने इसको बनाकर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ज़रूरत नहीं है कि आप 20 बनाएं, बनाइए, आपका सब बन जाएगा। कहने का मतलब यही है, ऐसा नहीं है कि ये दो न्यूमेरिकल 20 के बराबर है, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो सारा इसमें डाल दिया गया है। तो आप अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप लाइट का जो स्फेरिकल मिरर के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल होगा वो बना पाएंगे। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा है आप लोगों को कि क्या साइन लेना है वो रटना नहीं है, एक छोटा सा रे डायग्राम बना लेना है, उसी रे डायग्राम के अकॉर्डिंग यू भी एफ ले लीजिए, इजी हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। तो हमने देखा उत्तल दर्पण है। सबसे पहले हम लोग अपना उत्तल दर्पण यहां पर बना लेंगे जिसे हमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण कर्व्ड आउटवर्ड होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस यहां होता है, इसका सी इधर होता है, वस्तु इधर रखी जाती है। बस इतना सा पता होना चाहिए और कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, इसमें एक बात जो कंफर्म होती है, 100% जो कंफर्म होती है वो ये होता है कि जो पोल होता है और जो फोकस होता है, ठीक है, पोल और फोकस, इसी के बीच में इमेज बनता है। ये 100% ट्रू फैक्ट है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, यानी उत्तल दर्पण के केस में। बस हो गया। अब देखिए, अब आप यहां पर साइन को लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आप एक्स एक्सिस के हिसाब से पढ़ें या इंसिडेंट रे वाला रूल के हिसाब से पढ़ें। ये इंसिडेंट रे है, इधर जा रही है, आपको मेजर इधर करना पड़ेगा, तो यानी कि यू इसका नेगेटिव हो जाएगा। एफ आपको इधर जाना पड़ रहा है तो इसका एफ पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसका इमेज है, यानी कि भी इसका पॉजिटिव हो जाएगा। बस हो गया। अब आप देखिए कि क्या क्या वैल्यू दिया है। साइन तो हमने ले लिया, फटाफट हम लोग अब जल्दी से वैल्यू देखेंगे। वक्रता त्रिज्या, इसका जो वक्रता त्रिज्या है यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 3 है। तो आप जानते हैं कि r इज इक्वल टू 2f होता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस का दोगुना होता है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो f होता है ये c और p के बीच, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, फोकस बीचों बीच। यानी कि f, अगर ये f है यहां तक तो ये भी f है, यानी कि 2f के बराबर है। तो देखिए, हमने पहले ही कहा कि इसी दोनों न्यूमेरिकल में उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, क्योंकि देखिए वो वक्रता त्रिज्या दे रहा है। ठीक है, जबकि न्यूमेरिकल बनाने के टाइम हमें एफ की जरूरत होती है। तो हम यहां से वक्रता त्रिज्या यानी आर जो दिया हुआ है वहां से हम पहले एफ निकालेंगे। तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर इसका कितना है,
3 दिया हुआ है और 2, यानी कि f का वैल्यू ये आ गया। तो अब हम साइन के साथ यहां पुट करेंगे, तो f का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। f का वैल्यू क्या है दोस्तों? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का हो गया 3/2 प्लस 3/2 हो गया। अब देखिए, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। जाहिर सी बात है कि गाड़ी का पीछे का आईना है देखने के लिए, तो एक एग्जाम्पल में बस ले लिया गया है कि मान ले लीजिए एक बस जो है उस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यानी कि बस स्थित है 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कितना हो गया? 5 मीटर, यानी कि 5 -5। साइन हमने पहले ही ले लिया है, केवल अभी हम फिगर पुट कर रहे हैं। तो प्रतिबिंब की, यानी कि जो इमेज बन रहा है उसकी स्थिति यानी कहां पर बनेगी, प्रकृति यानी कि उसका नेचर क्या होगा, वो रियल होगा या वर्चुअल होगा, तथा साइज, ये 3 चीजें आपसे पूछी गई है, स्थिति, प्रकृति तथा साइज। तो सबसे पहले अगर हम स्थिति की बात करें कि कहां बनेगा, तो कहां बनने के लिए हमें क्या चाहिए? भी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। भी ही तो है जो प्रतिबिंब की स्थिति है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है। तो हम क्या करेंगे कि लेंस आपका स्फेरिकल मिरर है उसका समीकरण यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 1/v, तो 1/f माइनस 1/u, यानी कि जो 1/u है उसको हम राइट साइड ले गए, इसीलिए नेगेटिव हो गया। अब हम वैल्यू पुट करेंगे f का वैल्यू देखिए 3/2 है, 3/2 पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1/u, u का वैल्यू देखिए -5 है, एकदम साइन के साथ पुट करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और ये माइनस, यहाँ पे देखिए मैं इसे अलग कलर के पेन से दिखा रहा हूं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। ये माइनस और ये माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो इसीलिए ये प्लस हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, तो 15 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 10, 5 × 3 = 15, है ना। सरल करो कर रहे हैं हम, 10 × 3 = 13, 13/15। तो ये जो आ रहा है ये 1/v का वैल्यू है दोस्तों, 13/15। ये ध्यान दीजिए, ये 1/v का है, लेकिन आपको निकालना क्या है? आपको निकालना भी है। तो जब आप इसको लेफ्ट साइड को उल्टेंगे तो ये भी आपका उलट जाएगा, 15/13 हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो पॉइंट में बदल सकते हैं, तो 13 एकम 13, फिर 2 पर 0, है ना, 13 एकम 13, फिर 7 पर 0, 13 × 5 = 65, 1.15। और यहाँ देखिए कि v का जो साइन आ रहा है उस पर जरूर से जरूर गौर कीजिएगा, मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, कोई भी साइन यहाँ नहीं है, यानी कि प्लस है। जब कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? प्लस है, तो v का मान पॉजिटिव आया। अब आप ही बताइए, v का मान पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? ठीक है, कि जो इमेज है वो इस तरफ में बन रहा है, ठीक है। मैंने पहले ही इसे दिखा दिया था, लेकिन एक्चुअल में आप अभी ये फील कर सकते हैं कि हाँ, इमेज इधर बन रहा है, जिधर रे जा रही है उधर ही बन रहा है, तो बिल्कुल सही था वो। अब देखिए, चूंकि मुझे पता था कि उत्तल दर्पण में ऐसा बनता है, इसीलिए मैंने पहले कर दिया था, लेकिन अगर आप भी के वैल्यू से भी अगर सोचे तो वो बिल्कुल करेक्ट है, 1.15। और जरा सा सोचिए कि जो इसका फोकस है वो फोकस कितना था? 3/2। ये जो 3/2 है इसको पॉइंट में बदलिए तो 1 पॉइंट, सॉरी उसको पॉइंट में बदलिए 1.5, है ना। तो यानी कि 1.5 मीटर, ये जो दूरी है ये 1.5 मीटर है, 1.5। और जो इमेज बन रहा है वो 1.15 मीटर के दूरी पे बन रहा है, यानी कि यहीं पे बीच में बन रहा है, कहीं पे फोकस और पोल के बीच में कहीं बनेगा। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट है, एकदम। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल अलग कहता है और थ्योरी अलग है, नहीं। न्यूमेरिकल क्या है? थ्योरी को क्लियर करता है। जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल उसको साबित करता है, उसको प्रूफ करता है कि हाँ ये करेक्ट है एकदम, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पता कर लिया है कि जो इमेज है वो पोल से राइट साइड के तरफ, यानी कि इधर के तरफ बनेगा 1.15 मीटर के दूरी पर। तो हम लोगों ने स्थिति का पता लगा लिया है कि स्थिति क्या है। अब आते हैं प्रकृति, उसका इमेज क्या है, प्रकृति क्या है इमेज का। तो देखिए, प्रकृति के लिए हमें क्या करना पड़ता है? m का वैल्यू निकालना होता है। तो हम m का वैल्यू निकालते हैं। m का वैल्यू क्या है? -v/u। अब हमें वैल्यू पुट करनी है v,
v का वैल्यू देख लीजिए क्या है, अभी अभी आया है +1.15, एकदम साइन के साथ बिठाइए +1.15, और जो u है, u का वैल्यू देखिए -5 है, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस और माइनस है ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्लस बना देंगे, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ऊपर में आ रहा है 1.15 और नीचे में है 5, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो कटा सकते हैं, कटा दीजिए, तो 0.5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी 0.23। अब देखिए इसका साइन अगर कुछ भी नहीं है, इसका चिन्ह अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, ठीक है, +0.23, ये इसका जो है प्लस का साइन आया है, मतलब m का वैल्यू। तो अब आप बताइए कि m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो हम क्या कहते हैं। याद रखिएगा, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो देखिए जरा यहीं पे अभी अभी जस्ट मैंने बताया है कि m का वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, क्योंकि वो सीधा होता है, ठीक है। ये भी तरीका याद रखने का अच्छा है कि सीधा है इसीलिए पॉजिटिव आता है, इसीलिए वर्चुअल होता है। तो यानी m जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो इमेज बना है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी कि सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। तो हम लोगों ने इसकी प्रकृति भी पता कर ली कि इसका प्रकृति क्या होगा। अब हम लोग इसके साइज को पता करते हैं कि इसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो जरा सा देखिए, यहां पर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप यहां पर देखिए इमेज का साइज या ऑब्जेक्ट का साइज ऐसा नहीं पूछ रहा है, ये केवल पूछ रहे हैं साइज। तो जो m का वैल्यू है, ये जो m का वैल्यू आया है आपका 0.23, यही तो बता रहा है ना कि ये इमेज का 0.23 टाइम्स है। बस यही आंसर है आपका। इमेज से कितना है, 0.23, यानी बहुत छोटा बना है ना, 0.23 टाइम्स है ऑब्जेक्ट का, तो बहुत छोटा बना है। और आप प्रैक्टिकली भी जानते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण जो होता है, वो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा बनाता है और सीधा और काल्पनिक होता है। तो देखिए, आप लोगों ने थ्योरी के जरिए वो नियम जाना था, अभी अभी आप न्यूमेरिकल से इन सभी पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं और बिल्कुल वो क्रिस्टल क्लियर एकदम है। तो इसीलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल जो होता है उससे डरिए नहीं, वो आपको आपका जो थ्योरी है, जो आप पढ़ते हैं, उसको बिल्कुल क्लियर कर देता है कि क्या क्या चीजें हैं। तो बड़ा मजेदार चीज होता है न्यूमेरिकल, उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें कोई बड़ा चीज हमने नहीं किया, हमने साइन लिया प्रॉपर, उसके बाद इक्वेशन में पुट किया, जो नहीं पता था, जैसे v नहीं पता था तो v निकाल लिया, स्टेप्स को हम आपको बता दे रहे हैं, v निकाल लिया। जब v निकल गया तो इमेज का तो स्थिति पता चल ही गया कि कहां बनेगा। इसके बाद प्रकृति, नेचर, नेचर के लिए हमने m का वैल्यू निकाला, अगर पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल है और नेगेटिव आ गया तो रियल है, तो पॉजिटिव आया तो वर्चुअल हो गया। अब इसके बाद साइज, तो साइज यही है 0.23 टाइम्स है। लेकिन अगर इसके बाद का न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, अगर उसमें हमें एच डैश या एच दोनों में से कोई एक दे देता, ठीक है, तब लेकिन हमारा वो अलग हो जाता, फिर हमें वो m का वैल्यू पुट करके करना पड़ता। कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल नंबर 2, मैंने पहले ही कहा कि अगर ये दो न्यूमेरिकल आपका क्लियर है तो फिर आपको कोई भी स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल क्यों ना हो आप बना पाएंगे। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आइए, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब माने वस्तु होता है, ठीक है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए कि ये अवतल दर्पण है, मैंने पहले ही कहा आपको एक डायग्राम बना लेना चाहिए। तो ये अवतल दर्पण बना लेते हैं एक स्केचिंग करके। लाख मुझे पता हो कि इसका साइन ये होता है वो होता है, कुछ नहीं है, सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बार छोटा सा बनाइए, कोई ट्रिक वगैरह याद मत रखिए, ठीक है। तो ये है आपका पोल, ये इसका फोकस होता है और ये इसका सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी कह रहे हैं कि बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका एफ देखिए। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को इधर रखा है, तो आप जानते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो इधर जाती है, तो आपको अगर एफ लेना होगा, एफ को आपको अगर मेजर करना होगा तो अपोजिट आना पड़ रहा है ना।
एफ को अगर आपको लेना है तो किधर आना पड़ रहा है दोस्तों, ऑपोजिट आना पड़ रहा है, इधर आना पड़ रहा है, तो एफ आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो भी आपका इधर है, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, वस्तु का जो ये है ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हम एक ही कलर से लेके बनाएंगे ताकि एकदम आपको समझ में आए। यू आपका क्या हो रहा है, देख लीजिएगा, यू आपका नेगेटिव हो रहा है ना, यू आपका, यू भी आपका क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है ये। अब आते हैं भी के बारे में। भी तो हमें पता है नहीं, है ना। पहले ही पूछा जा रहा है कि दर्पण कितनी दूर, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए। देखिए, पर्दा पर रखने का मतलब ये हुआ कि जब वहां पर आप स्क्रीन को रखेंगे तो उस पर इमेज बनेगा। सीधा सा बात है, पर्दा रखने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर इमेज बनाना है आपको पर्दे के ऊपर, यानी कि वही तो इमेज का पोजीशन होगा ना, जो इमेज बनेगा उसकी स्थिति तो वहीं पे होगी। इसीलिए भी हमें नहीं पता है तो हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। भी हमें नहीं पता, हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। भी हम लोगों को नहीं पता है, हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसका फॉर्मूला, जो लेंस फॉर्मूला है, यूज करते हैं। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, हम थोड़ा समय बचाने के लिए यहीं पे पुट कर रहे हैं। 1/f, f आपका नेगेटिव है। ठीक है, f का वैल्यू कितना है, सॉरी पहले वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि ये बोल रहा है 15 है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि ये 25 है आपका। ठीक है, तो f हो गया -15, साइन के साथ बिठाइएगा, और u कितना है, -25। ठीक है, तो -15, और ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अलग कलर से। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, यही चीज को आपको समझना है। ठीक है, प्लस कर देंगे तो प्लस हो गया, तो 1/25। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 75 हो जाएगा। तो 15 पचे 75 प्लस 25 दिया 75, माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए माइनस ले लेंगे, 2/75। ये जो आंसर आ रहा है ये किसका है, 1/v का है। इसलिए भी क्या हो जाएगा, जब इधर हम पलटते हैं तो इधर वाला भी पलट जाएगा, ये 75/2 हो जाएगा। तो आंसर आ जा रहा है भी इज इक्वल टू -2 तिहाई 6, ठीक है, 2 सती 14, 2 पचे 15, 37.5 मीटर। यानी कि जो भी आ रहा है वो आ रहा है -37.5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्दा है, जो स्क्रीन है, वो आपको किस डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। ये साइन क्या बताता है, ये जो माइनस साइन आया है, ये जो माइनस साइन आया है, ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, भी का जो माइनस साइन आया है, ये बता रहा है कि जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उसका उल्टा दिशा में आपको रखना होगा। जिधर इंसिडेंट रे जा रही है उसका उल्टा दिशा में रखना पड़ेगा। तो उल्टा दिशा किधर है, इधर होगा, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही बनेगा। और 37.5 माने इधर कहीं पे आपको रखना पड़ेगा, जो भी जो इमेज है वो बनेगा, है ना। ये इसका प्रधान अक्ष को बढ़ा दीजिएगा तो इधर ही कहीं बनने वाला है इमेज। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखिए, उसकी प्रकृति बताइए, तो नेचर क्या होगा। ठीक है, तो नेचर के लिए हम क्या करते हैं, m का वैल्यू निकालते हैं। m का वैल्यू होता है -v/u। माइनस v का वैल्यू अभी अभी आया है, बिठा दीजिए, -37.5, साइन के साथ पुट करना है, जहां भी पुट करना है। u है -25। तो देखिए जरा, यहां पर जो ये साइन है ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो अल्टीमेटली माइनस आ जा रहा है। तो 375/25, और यहाँ पॉइंट था, पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर कटा के दिखाते हैं, 375/250, यही आ रहा है m का वैल्यू। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि माइनस है ना, सामने में क्या है, माइनस है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस है। कटा दीजिए, 25 5 सते 35, 25 25 दूना 50, 25 तिया 75। तो m का वैल्यू आ जा रहा है -3/2। ठीक है,
m का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, -3/2। तो ये 3/2 को आप पॉइंट में बदल लीजिए, -1.5, है ना। दो एकम एक, दो पचे 10, तो m का वैल्यू आ रहा है -1.5, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसका साइन। m का जो साइन है वो नेगेटिव है। यहां देख लीजिए m का साइन कैसा आया है दोस्तों, नेगेटिव आया है। तो ये नेगेटिव क्या बताता है, रियल और इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन क्या बताता है m का, रियल और इन्वर्टेड, मतलब उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है ये, है ना, रियल इमेज है। अब देखिए ये कितना गुना बड़ा है, तो 1.5 गुना बड़ा है, यानी कि 1.5, यानी कि जो इमेज है उससे, जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से 1.5 गुना है ना, 1.5 टाइम्स है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब देखिए यहां पर उन्होंने बोला है कि 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका उसका साइज आपको दे दिया है 4, और जो इमेज है उसका साइज आपको पूछा है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। जब एग्जाम में आएगा ना तो इतना सारा क्वेश्चन एक साथ नहीं रहेगा। याद रखिए ये तो बुक है, तो इसमें इन्होंने आपको सिखाने के लिए सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह डाल दिया है। ठीक है, तो इसीलिए इतना सारा पॉइंट आ जा रहा है, ताकि आप हर कुछ सीख सके। बाकी आप जो अलग अलग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें यही पूछेगा इमेज कहां बनेगा, या ये पूछेगा कि इमेज की प्रकृति क्या होगी, या इमेज का साइज क्या होगा, कोई एक ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको सिखाया गया है, इसीलिए इतने सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है ताकि आप सीख सकें, है ना। ठीक है, तो अब हम साइज के बारे में पता करते हैं कि साइज क्या होगा। आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, वो निकाल दिए हैं। लेकिन m का एक और फॉर्मूला क्या होता है, h-h होता है। अब देखिए इसमें h डैश, ये आपको निकालना है कि इमेज का साइज क्या होगा, मगर जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो देखिए दे दिया है कि 4 सेंटीमीटर का साइज था बिंब का, यानी कि वस्तु का। तो हम यहाँ 4 बिठा देते हैं। और m का वैल्यू देखिए अभी अभी आपने यहाँ पे निकाला हुआ है -3/2 या फिर -1.5, जो भी आपका इच्छा है बिठा दीजिए। -1.5 ये बिठा दिया हमने। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो h डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी कि -6 सेंटीमीटर। बस ये जो माइनस आ रहा है ना, ये आपको क्या बता रहा है, ये जो माइनस आ रहा है, ये जो h डैश का वैल्यू है, जो इमेज का साइज है वो नेगेटिव आ रहा है। ये आपको क्या बता रहा है कि जो अक्ष है, जो आपका अक्ष बनेगा उसमें नीचे की तरफ ऐसे इमेज बनेगा। ये h डैश का मतलब, नेगेटिव का मतलब यही है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इमेज उल्टा बनेगा। तो इमेज जो उल्टा बनेगा यानी कि वो रियल होगा, वो रियल और इन्वर्टेड होगा। यही ये साइन आपको बता रहा है। यानी कि सोचिए कि इस न्यूमेरिकल में आपको दो चीजें बता रही हैं कि जो इमेज बन रहा है उसका नेचर कैसा है। एक तो एच डैश आपको मदद कर रहा है कि इमेज उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है मतलब नेगेटिव है। आप जानते हैं ना कि अक्ष के नीचे की तरफ हम जब कुछ मापते हैं, है ना, ग्राफ में जब हम एक्स अक्ष के नीचे कुछ मापते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो ये नीचे की तरफ जा रहे हैं इसीलिए नेगेटिव है। तो एक एच मदद कर रहा है, और दूसरा एम का वैल्यू। एम का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो रियल और इन्वर्टेड बनता है। दो चीजें आपको मदद कर रही हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट हो गया। जो भी उन्होंने पूछा था वो बना लिया। कैसे बनाया हमने, बिल्कुल एक रे डायग्राम बनाया। पहले रे डायग्राम बनाकर यू भी एफ ले लिया। जो पता नहीं था, तीन तीन चीजें रहती हैं इसमें, है ना, एक यू रहता है, एक भी रहता है, एक एफ रहता है। जो नहीं पता है, ठीक है, जो नहीं पता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद m निकाला, m निकालने के बाद फिर एक बार और m का यूज किया इस फॉर्मूला से, h डैश बाई h, और यहाँ से h निकाल लिया, बस हो गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को एक बार और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन को रिपीट करके देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट को दिक्कतें आती हैं वो पूरे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, और एक एक बात को नोट कर लीजिएगा कि m से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, m का हम इस्तेमाल यहाँ पर दो बार किए हैं। एक बार m का वैल्यू निकालने के लिए, ताकि नेचर क्या है इमेज का वो पता चल जाए। इसके बाद जो यूज किए हैं h डैश बाई h का, वो इमेज का साइज को पता करने के लिए किए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज हमें दिया हुआ था इसीलिए। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन के बारे में है। ठीक है, तो ये वाला अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि
अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इसके बाद ही जो कि इससे रिलेटेड है, वो हमें करना है। वो है लेंस के द्वारा किस प्रकार चित्र बनता है और उसका समीकरण क्या है और इक्वेशन कैसे बनता है, ठीक है, ताकि दोनों आपका एक जगह पे हो जाए। ठीक है, अपवर्तन जो था वो अलग टॉपिक हो गया था, इसीलिए हम लोग इस पर आ गए। अब हम लोग चूंकि वहां पर स्फेरिकल मिरर का देखे थे, गोलीय दर्पण का, अब हम लोग गोलीय लेंस का देखेंगे, है ना। तो लेंस क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो लेंस होता है ये हमने पहले ही देखा, आपको बताया है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर को दिखाते हैं, कॉनकेव मिरर है, तो ये क्या होता था, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये आप जानते हैं कि ये जो होता है, ये दरअसल ये कोई छोटा सा ये नहीं है, बल्कि ये एक सर्कल का, ये एक स्फीयर का पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है और उसी का ये सेंटर होता है, इसीलिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है, और इसीलिए हम लोग लिखते हैं R इज इक्वल टू 2F। यानी कि जो मिरर है, जो हम लोगों ने ये जो कॉनकेव मिरर लिया है ना, जो अवतल दर्पण लिया है, ये ध्यान रखिए कि ये एक गोलीय दर्पण का, एक गोल दर्पण का, एक स्फीरिकल मिरर का पार्ट है, एक छोटा सा उसका हिस्सा लेकर के हम लोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल यहां पर भी वही चीज है। इसमें क्या किया जाता है, दो गोलीय दर्पण लिए जाते हैं और दोनों गोलीय दर्पण को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा दिया जाता है और फिर उसको काट दिया जाता है। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, मैं इसे करके फिर मिटा दूंगा, ये वाला, ये भी दरअसल ना एक गोलीय दर्पण का हिस्सा है। अच्छा से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये गोलीय दर्पण का हिस्सा है। उसी प्रकार ये वाला जो दिख रहा है, इसे मैं अलग कलर से ले ले रहा हूं, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये भी एक गोलीय दर्पण का हिस्सा है, ये भी एक गोलीय दर्पण का हिस्सा है। ठीक है, तो आप ही जरा सा देखिए, जो नियम आपने गोलीय दर्पण में किया था वही आपको इसमें भी करना है। ये भी तो गोलीय दर्पण का ही हिस्सा है, मगर क्या है कि दोनों गोलीय दर्पण को एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा दिया गया है और बाकी हिस्सा को काट के हटा दिया गया है, तो ये लेंस बन जाता है, तब इसका नाम लेंस हो जाता है। तो ये एक लेंस का ये है। तो जरा सा सोचिए कि अगर अगर आप इस मिरर के हिसाब से सोचेंगे, तो इसके हिसाब से ये एक गोला है, ग्रीन वाला को देखिएगा, ग्रीन कलर से जो किया हुआ है, तो ये एक गोला है, तो इसका भी एक फोकस होगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये जो सर्कल है, इसका ये सेंटर है मान लीजिए, है ना। चित्र उतना अच्छा नहीं बन पाया, बिल्कुल बीच में होना चाहिए था। तो इसका एक सेंटर होगा, तो इसको हम C2 नाम देते हैं। और ये वाला एक गोला का हिस्सा है, तो इसका भी एक सेंटर होगा, तो ये C1 नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए, C और F के बीच, C और जो O है, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसे। ठीक है, जब हम मिरर पढ़ते हैं तो उसको पोल बोलते हैं, ठीक है, पोल। लेकिन जब हम लेंस पढ़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशिक बिंदु। तो ये जो प्रकाशिक बिंदु है, इसके और सी के बीच में फोकस होगा, तो ये F2 हो गया, और ये जो है F1 हो गया, और ये C1 हो गया। अब आप देखिए, आप क्या जानते हैं कि R इज इक्वल टू 2F होता है। ठीक है, यानी कि जो R होता है वो फोकस का दोगुना होता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, जो C2 है, यही तो मेरा सेंटर है ना, तो इसीलिए C2 को 2F2 भी लिख देते हैं, यानी कि 2F2, और इसको लिख देते हैं 2F1। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक ये आपका फोकस है और इसी का ये भी आपका फोकस है एक तरह से, क्योंकि फोकस का तो डबल होता है ना, R इज इक्वल टू 2F होता है, इसीलिए ये F1 और 2F1 लिखा जाता है। तो ये कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये दिक्कतें आती हैं कि ये क्या होता है, F1 2F1, है ना, C1 C2, ये क्या होता है, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नहीं, एकदम आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जरा सा सोच के देखिए जो आपने इधर पढ़ा था, है ना। अगर हम आपको यहाँ पर C लिखें या C के जगह पर हम आपको अगर 2F दे दे, तो ये गलत तो नहीं है ना, ये गलत तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो R का वैल्यू होता है वो 2F होता है, ये F और ये F होता है। तो आप अगर ये टोटल को अगर यहाँ से यहाँ बोलेंगे तो आप 2F तो बोल ही सकते हैं। वही चीज यहाँ पर आपको किया गया है
या तो आप उसको C1 बोलिए या 2F1 बोलिए, या इसको C2 बोलिए या 2F2 बोलिए। तो आप बोलेंगे ये F1 और F2 या C1 और C2 दो अलग अलग नाम देने की क्या जरूरत है? तो इसका सिंपल आंसर अभी मैंने दिया कि ये एक अलग स्फीयर है, ये एक अलग स्फीयर है, इसका ये सेंटर है, और ये एक अलग स्फीयर है और इसका ये सेंटर है। तो जाहिर सी बात है अलग अलग सेंटर है तो एक का नाम C1 एक का नाम C2 देना ही पड़ेगा। ठीक है, दो अलग अलग फोकस हैं तो एक का F1 एक का F2 देना ही पड़ेगा। यही वजह है। इसलिए दोस्तों एकदम जो है सिंपल तरीके से समझिएगा कि जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं तो इसमें दो तरफ होती है। इधर वाला को F1 और 2F1 ले लीजिए और राइट साइड को F2 और 2F2 ले लीजिए। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आइए हम इसको मिटाकर आप लोगों को जो मेन जो जरूरत की चीजें हैं वो बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना ताकि हम एक ही वीडियो में जो है दोनों प्रकार के जो ये है वो कवर कर पाएँ न्यूमेरिकल को। असल पॉइंट वो है, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान है अगर आप दोनों को अच्छा से समझते हैं तो। देखिए, इसमें क्या होता है, उत्तल ये आपका जो लेंस है, ये अभिसारी लेंस है या इसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि प्रधान अक्ष के पैरेलल, प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरणें चलती हैं, ठीक है, प्रधान अक्ष है और उसके समानांतर अगर किरणें चल रही हैं, तो लेंस से जो है अपवर्तित होने के बाद, यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये टकरा के नहीं जा रही है बल्कि अपने रास्ते से मुड़ जा रही है। तो ये किसका उदाहरण है? ये है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि यहां पर अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो किरणें जा रही हैं, ठीक है, वो लेंस से जैसे ही गुजरेगी तो अपने रास्ते से मुड़ जाएगी। अपने रास्ते से देखिए ये मुड़ गई है, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। और मुड़ने के बाद ये जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, आप यहां पर जितनी भी किरणें हैं आप इसे देख सकते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडेविएटेड रहती है, यानी कि वो मुड़ती नहीं है, वो बिल्कुल सीधा चली जाएगी। जो भी हो, प्रधान अक्ष का ये बिंदु जिस पर कि किरणें आने के बाद, जो आपतित किरणें हैं, वो अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेंस से अपवर्तन के बाद यानी कि लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर मिल जाती है। इसे ही इसका प्रधान फोकस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? F2 को प्रधान फोकस कहा जाता है। और जब ऑप्टिकल सेंटर और यहां से बीच का जो इसका दूरी है, यही हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, वस्तु अगर मान लीजिए आप इधर में रखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। मान लीजिए इमेज जहां बनेगा तो वो फिर भी ले लेंगे। तो इस तरह से आप यू भी और एफ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में है कि इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड के तरफ होता है, मतलब प्रधान फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो किधर है? राइट साइड के तरफ है, F2 है। अब देखिए कॉनकेव लेंस, जो कॉनकेव लेंस होता है ना, ये भी एक जो है दो गोले का हिस्सा है। जैसे ये था उसी तरह ये भी है। और इस केस में क्या होता है कि जो किरणें जाती हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद, याद रखिएगा, लेंस से रिफ्रैक्ट होकर वो देखिए इस डायरेक्शन में चली जा रही है। जो सीधा जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो मुड़ती नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, सीधा निकल जाती है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है ना। और जो इधर से जा रही है वो देखिए इस तरफ छिटक के चली जा रही है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए इसके बीच का जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं,
ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको हम डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं पीछे की तरफ। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको हम डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। तो जहां पर वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअली रियल में तो नहीं मिलेगी ना, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहीं पर जो है इमेज बनता है और वही फोकस होता है। ये जो है यहाँ पर फोकस है, मेनली हम यहाँ पर फोकस को डिफाइन कर रहे हैं, यही इसका प्रधान अक्ष है। तो जरा सा सोच के देखिए कि जो अवतल लेंस होता है ना, अवतल लेंस, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपने आंख को रखेंगे, मान लीजिए आपने अपने आईज को यहाँ पर रखा और आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो यहाँ से किरणें आपको फैलती हुई नजर आएगी। देखिए, फैलती हुई नजर आएगी, तो यानी अपसरित होती हुई नजर आएगी। इसीलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है इंग्लिश में, या अपसारी लेंस भी कहा जाता है। याद रखिए, स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं जब अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस ऐसा वर्ड जब आ जाता है ना, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि इंग्लिश के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा हिंदी के साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा इंग्लिश का टर्म भी जानें। अभिसारी का मतलब हो गया जो फ़ोकस कर देता है। ये देखिए एक बिंदु पर कर दिया, फ़ोकस कर दिया, तो ये अभिसारी हुआ। यानी कि इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लेंस, ठीक है? और यहां से अगर आप देख रहे हैं तो फैलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे हम कहेंगे अपसारी लेंस, ठीक है? हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? अपसारी। ये देखिए, अपसारी लेंस, अवतल लेंस को कहेंगे अपसारी। क्यों? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? डाइवर्जेंट, मतलब ऐसा लगेगा जैसे किरणें फैल रही है, डाइवर्जेंट लेंस। तो ये दोनों का नाम में कंफ्यूजन मत करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने टाइम में या क्वेश्चन में आपको कभी अभिसारी लेंस दे दे या अपसारी दे दे या कॉन्वेक्स लेंस दे दे, कॉन्केव दे दे, एकदम मतलब गलती नहीं करना है। सिंपल सोचना है कि कॉन्वेक्स लेंस के सिचुएशन में एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, तो ये कन्वर्जेंट है यानी कि अभिसारी है। और जो कॉन्केव है उसमें फैलती हुई प्रतीत होती है, चारे जो किरणें हैं वो फैल जाती है ना? इसीलिए ये अपसारी है, ठीक है? अपसारी है या डाइवर्जेंट लेंस है, ठीक है? तो मेन जो मेरा फोकस था वो इस बात पर है कि फोकस, प्रधान फोकस कॉन्वेक्स लेंस के केस में राइट साइड में है, याद रखिएगा, और कॉन्केव लेंस के केस में जो उसका प्रधान फोकस है वो लेफ्ट साइड में है। बस केवल इतना दिखाने के लिए हमें ये सब आपको बताना पड़ा। अगर आप इन चीजों को याद रखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है? अब आप देखिए कि किस तरह से जो है इसका प्रतिबिंब बनता है। पूरा ये क्वेश्चन जो है आपका जब भी एग्जाम में रहेगा ये भरा रहता है, ये एग्जाम में पूरा जो है रहता है। क्या क्या है देखिए, अगर आप बिंब को अनंत पर रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? 2f1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? 2f1 और f के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा? f1 पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं एक बार फिर से आपको इमेज यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि जो 2f1 है, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 2f1 है आप इसे c1 भी कह सकते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना है। फिर जो 2f2 है उसे क्या कह सकते हैं? c2 भी कह सकते हैं, है ना? ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा चीज है, लेकिन अगर ध्यान रखिएगा तो बहुत काम आएगा यहाँ पर टेबल में। हाँ, ये रहा देखिए, ये जो है 2f1 जहां पर भी रहेगा तो आप इसको क्या कह सकते हैं? c1 भी कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए 2f1 है, आप इसे क्या कह सकते हैं? c1। यहाँ देखिए ये लोग क्या कह रहे हैं? 2f2, इसे क्या कह सकते हैं? c2। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं? 2f2, इसे क्या कह सकते हैं? c2। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बस। अब देखिए, ये टेबल याद करने के पहले, ये टेबल याद करने के पहले इसका जो इमेज बनता है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो इमेज बनने का जो रूल होता है लेंस से, वो क्या क्या होता है, इस ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर प्रधान अक्ष के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल किरणें जाती है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल लेंस अगर है, कॉन्वेक्स लेंस अगर है, तो इससे टकराने के बाद प्रधान अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पर मिल जाती है, जिसे फोकस कहते हैं, प्रधान फोकस। इसी प्रकार अगर कॉनकेव लेंस है, अगर कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस के केस में देखिए
कि जो किरणें हैं वो मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है प्रधान अक्ष के बिंदु पर। तो ये फोकस है, यानी कि जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी तो किधर से पार करेगी? फोकस से पार करेगी। एकदम याद कर लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब भी प्रधान अक्ष के समानांतर पैरेलल अगर कोई किरण जाएगी तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद, यानी कि लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रधान अक्ष से गुजरे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के एक बिंदु पर मिलेगी जो कि फोकस होगा, यानी कि फोकस से पार करेगी। तो जब भी किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद फोकस से पार करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, अगर किरणें फोकस से ही पार कर जाएगी, अगर किरणें फोकस से ही पार कर जाएगी तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद, यानी कि लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रधान अक्ष के पैरेलल चल जाएगी। ये देखिए, प्रधान अक्ष के पैरेलल निकल जाएगी। यहां भी देख सकते हैं प्रधान अक्ष से जा रही थी, ये देखिए पैरेलल निकल गई। तो अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाती है, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से जाएगी। अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद अगर प्रकाशिक केंद्र, ये जो ओ है इसे क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। अगर प्रकाशिक केंद्र से अगर किरणें जाएगी तो अपवर्तन होगा ही नहीं, यानी अपवर्तन नहीं होगा इसका मतलब एकदम स्ट्रेट निकल जाएगा, बिल्कुल सीधा ही निकल जाएगी, कोई विचलन नहीं होगा, बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, वो बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है, स्ट्रेट चल जाती है। ठीक है, कोई उसमें मुड़ाव नहीं होता। अब आइए हम लोग यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, न्यूमेरिकल तो था ही, साथ ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में अगर अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, मान लीजिए अनंत में एक वस्तु रखी हुई है, इन्फिनिटी में, तो वहां से जो भी किरणें आएंगी तो वो पैरेलल आती है, समानांतर आती है। तो समानांतर आने के बाद फोकस के एक यहां पर मिल जाएगी, यानी कि फोकस पर जो है प्रतिबिंब बनेगा और बिल्कुल छोटा और चमकीला होगा, क्योंकि देखिए सारी किरणें वहां पर आके मिल जा रही है, तो कितना चमकीला होगा। और बिल्कुल चूंकि एक ही पॉइंट पर आके बन जा रही है, इसीलिए इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल पॉइंट साइज होगा और रियल इमेज होगा, क्योंकि किरणें वास्तव में रियली में एक दूसरे को कट कर रही है। ये जरूरी नहीं है कि इमेज आपको दिखाई देगा, इमेज आपको जस्ट एक पॉइंट चमकता हुआ बिंदु की तरह दिखाई देगा, लेकिन वो रियल इमेज होगा, क्योंकि एज पर रूल जो किरणें आ रही है वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पोजीशन देखिए, जब हम लोग वस्तु को 2f1 और इंफिनिटी के बीच रखते हैं, यानी कि 2f1, यहां देख लीजिए 2f1, और इधर में जो पोर्शन रहता है उसे हम क्या कहते हैं? इंफिनिटी। तो 2f1 और इंफिनिटी के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका रूल देख लीजिए। सबसे पहला जो किरण जा रहा है, पैरेलल जा रही है, तो फोकस से पार करेगी। ये देखिए फोकस से पार की है, रूल को समझ लीजिए। जब पैरेलल जाएगी तो फोकस से पार करेगी, पार कर गई है। इसके बाद एक किरण आपको ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना है, जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहां पर कट कर रही है, तो यहीं पर वस्तु का इमेज बनेगा। तो इमेज जो है किधर बन रहा है? F2, यहां पर देख लीजिएगा इमेज कहां बन रहा है? F2 और 2f2 के बीच बन रहा है, F2 और 2f2 के बीच में इमेज बन रहा है, ये आपका इमेज है। ठीक है, एक एक बार मैं दिखा रहा हूं, फिर सारा आपको टेबल में भी पढ़ाकर अच्छा से दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, अगर वस्तु को आप 2f1 पे ले आए, एग्जैक्टली 2f1 पे अगर ले आए, तो पहला किरण पैरेलल जाएगी, फोकस से पार कर दीजिए, फोकस से पार हो गई। इसके बाद दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले जाइए, जब आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे तो कोई डेविएशन नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह पार हो जाएगा। तो जहां पर कट करेगा वहीं पे इमेज होगा, तो इमेज देखिए 2f2 पे ही बन रहा है। यानी कि आप अगर 2f1 पे रख रहे हैं, 2f1 बोलिए या c1 बोलिए, है ना, मैंने पहले ही बताया कि जहां 2f1 रहेगा उसको c1 भी एग्जाम में दे सकता है। तो 2f1 या c1 पे बनेगा, और ये 2f2 या फिर c2 पे ही बनेगा। अगर 2f1 पे आपने रखा है तो 2f2 पे बनेगा। इसी प्रकार अगर 2f1 और f1 के बीच अगर आप रखते हैं तो जो इमेज है, एक किरण पैरेलल जाएगी,
और फोकस से पार करेगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगी जो अनडेविएटेड रहेगी, बिना किसी विचलन का जाएगी, कोई मुड़ाव नहीं होगा उसमें। तो ये एक दूसरे को जहां कट करेगी वहीं इमेज बनेगा। तो ये देखिए ये 2f2 यानी C2 से परे बन रहा है, यानी कि C2 से दूर बन रहा है। ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगर आप फोकस पे वस्तु को रख देंगे यानी F1 पे, तो पहले किरण जाएगी, फोकस से पार करेगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है, कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो इसीलिए जो इसका इमेज है ऐसा माना जाता है कि पैरेलल किरणें अनंत में जाके मिल जाती है, इंफिनिटी पे जाके मिल जाती है, तो यानी अनंत पे बनेगी। ठीक है। अगर लास्ट और इंपॉर्टेंट जो सबसे ये है वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस में हमें करना क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो कॉन्वेक्स लेंस में आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से एक ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिसमें पहली बार वर्चुअल इमेज यहाँ पर बन रहा है। अभी तक में सारा रियल इमेज था, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्यों हो रहा है आइए देखते हैं। जब फोकस यानी F1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक बिंदु, याद रखिए फोकस और F1 और O के बीच जब वस्तु को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखी गई है, ये F1 और O के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो पहली किरण पैरेलल जाएगी तो F से गुजरेगी, दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, अनडेविएटेड रहेगी। तो ये कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ये गौर कीजिए, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। इस तरह से इसके बीच में गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जो कभी चांस नहीं है मिलने का। तो इसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, जब हम पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, तो ये जो दोनों किरणें हैं रिफ्रैक्टेड रे, जो जो परावर्तित किरणें हैं, जो है ना रिफ्रैक्टेड रे है, यानी कि जो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण है, वो एक बिंदु पर यहाँ पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, एक्चुअली रियल में तो नहीं मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, तो यहीं पे इमेज बनेगा। तो ये पहला बार ऐसा सिचुएशन आ रहा है कॉन्वेक्स लेंस के केस में कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल इमेज बन रहा है। आप देख सकते हैं सीधा और काल्पनिक है और बड़ा है। साथ ही साथ ये भी आप देख रहे होंगे कि जो इमेज बना है वो जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही बना है। अगर इधर वस्तु रखी हुई है तो इस साइड ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन बाकी में क्या था, आप इधर रख रहे थे तो इधर बन रहा था, इधर रख रहे थे तो इधर बन रहा था। मगर ये एक ऐसा सिचुएशन है कि जिधर वस्तु है उधर ही बना है पीछे साइड में, और बड़ा और काल्पनिक है। तो कॉन्वेक्स लेंस एक ही सिचुएशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसको याद कर लीजिए। जब F1 और O के बीच यानी कि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु को रखी जाती है, ठीक है। इसी चीज को टेबुलर फॉर्म में यहां पर दिया गया है, जो कि आपको याद रखना है, लेकिन मैं रटने के लिए हमेशा मना करता हूं। थोड़ा सा तरीका लगाकर अगर याद करें तो आसानी होगी। आइए हम लोग इसे अलग कलर का पेन से देखते हैं। आपने देखा कि अगर अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर बनता है, बहुत छोटा सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। 2f1 से परे यानी 2f1 से दूर रखते हैं तो f2 और 2f2 के बीच बनता है, छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे बनता है, सेम साइज का होता है, समान साइज, वास्तविक और उल्टा होता है। f1 और 2f1 के बीच रखते हैं तो 2f2 से परे यानी 2f2 से दूर बनता है, विवर्धित होता है यानी कि बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। अगर f1 पे रख देंगे, फोकस पे ही अगर रख देंगे तो अनंत पर बनेगा, क्योंकि माना जाता है कि पैरेलल किरणें अनंत पे मिलती है और प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, लेकिन माना जाता है कि वो अनंत पे जाके मिल जाती है। अगर F1 और O के बीच रखेंगे, ठीक है, तो जिस ओर बिंब है, ठीक है, जिस ओर बिंब है यानी कि जिस ओर वस्तु है, लेंस के उसी ओर बनेगा, ठीक है, ये आपने देखा, और विवर्धित होगा, बड़ा होगा, आभासी तथा सीधा होगा। यही एक सिचुएशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। आइए हम लोग इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, थोड़ा उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं कि किस तरह थोड़ा सा याद रहे, हमें भूले नहीं, है ना, वो हम लोग देखते हैं। तो अलग कलर का पेन पिंक ले लेते हैं, ठीक है। आइए यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर हम अनंत पर वस्तु को रख रहे हैं, यहां देखिएगा, इसको हम स्टार लगाते हैं। अगर अनंत पे रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा है, अगर फोकस पे रख रहे हैं तो अनंत पे बन रहा है। ये दो ठो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे, फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे। ये क्लियर हो गया, उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप। दूसरा,
2f1 से परे पे रखेंगे, 2f1 से परे रखेंगे यानी 2f1 से दूर रखेंगे तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा। ठीक है, f2 और 2f2 के बीच बनेगा, ये याद रखना है, f2 और 2f2 के बीच। अगर f1 और 2f1 के बीच रखेंगे तो ये 2f2 से परे बनेगा। देखिए बिल्कुल एक ही जैसा वर्ड है, 2f1 से परे यानी कि f2 और 2f2 के बीच बनेगा, और f1 और 2f1 के बीच रखिएगा तो 2f2 से परे बनेगा। और दो सिचुएशन यूनिक है। कौन कौन सा सिचुएशन यूनिक है? ये सिचुएशन यूनिक है कि अगर आप 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पर बनेगा, सेम साइज का होगा। एक ये वाला यूनिक है कि अगर f1 और o के बीच रखेंगे तो जिस ओर बिंब रखा हुआ है उसी ओर बनेगा और बड़ा बनेगा, आभासी और काल्पनिक होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आसान है याद रखना। जरा सा सोचिए, अनंत पे रखिएगा फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखिएगा अनंत पे बनेगा। एक याद हो गया। 2f1 से परे अगर रखिएगा, 2f1 से दूर अगर रखिएगा तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा। f1 और 2f1 के बीच रखिएगा तो 2f2 से परे बनेगा। ये जो f1 2f1 वाला परे वाला जो आपको दिक्कत आ रही है, मैं उसे भी सॉल्व कर देता हूं। आइए आपको थोड़ा सा एक यहां पर ये दिखाता हूं जिससे आपको की समझ में आएगा। मैंने इसे अभी पढ़ने के टाइम में ये गौर किया है, तो मैं आप लोगों को भी ये बता देता हूं। देखिए, एक तो ये इजी पड़ा आप लोगों को कि अगर आप अनंत पे रखिएगा तो फोकस पे बनेगा, और एक आपने ये देखा कि अगर फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना? इस डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है। हम 1 नंबर इस पे लिखते हैं, अनंत पे रखिएगा फोकस पे बनेगा, अनंत अगर फोकस पे रखिएगा तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, दो डायग्राम क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग ये जो 2f1 से परे वाला चीज है ये देखते हैं। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा सा गौर करिए तो आपको बड़ा समझ में आएगा कि कितना आसान है याद रखना, है ना? क्योंकि ट्रिक जरूरी नहीं है, ट्रिक ये सब क्या है आदमी भूल जाता है। ट्रिक को कभी मत याद रखिए, हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या है, जरा सा सोच के देखिए कि जो इमेज है ना वो हमेशा इसके बराबर होगा, 2f1 और 2f2 के बराबर में ही बनेगा। ये जो डिस्टेंस है ना, समझिएगा जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इस डिस्टेंस से ज्यादा इमेज हो ही नहीं सकता। इमेज को आप देखिए पहले अनंत पे रख रहे थे, फिर 2f1 और अनंत के बीच लाए, फिर फोकस पे लाए, फिर 2f1 और यानी कि इमेज को आप इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं। इमेज को आप किधर शिफ्ट करते जा रहे हैं, गौर कीजिएगा मेरी बात को। इमेज को आप इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड। तो इमेज को जब आप राइट साइड शिफ्ट करिएगा ना, सॉरी गलती हो गया, ऑब्जेक्ट को आप किधर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड, है ना? ये रहा ऑब्जेक्ट को आप राइट साइड शिफ्ट करते जा रहे हैं, प्रधान अक्ष के राइट साइड के तरफ आप धीरे धीरे शिफ्ट करते जा रहे हैं। पहले अनंत, फिर 2f1 से दूर, फिर 2f1, इस तरह से आप इसको राइट साइड के तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इमेज भी राइट साइड शिफ्ट करेगा, जितना आप शिफ्ट कीजिएगा उतना ही वो राइट साइड शिफ्ट करेगा। इससे ज्यादा कभी दोनों के बीच की दूरी नहीं होगी, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच कभी भी इससे ज्यादा दूरी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। 2f1 और 2f2 के डिस्टेंस के बराबर ही होगा। अब आप बताइए, मेरे मेरे बात को समझिए, अब आप सोच के देखिए कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 से परे रखा है, 2f1 से दूर रखा है, अच्छा से समझिएगा दोस्तों, मैं इस जगह को 2 बार बताऊंगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 से दूर रखा हुआ है तो मैंने क्या बताया आपको कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच 2f1 और 2f2 का जो डिस्टेंस है इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमेशा बराबर होगा। तो आप सोचिए कि आपने इतना दूर पहले ही रखा है तो जो इमेज है वो इतना दूर पहले ही तो बनेगा, तभी तो दोनों का डिस्टेंस बराबर रहेगा ना, ये और ये बराबर हो जाएगा ना, तभी तो बराबर होगा, नहीं तो कैसे बराबर होगा? ठीक है, मैं इसे दिखा रहा हूं, तभी तो ये और ये बराबर होगा ना डिस्टेंस, नहीं तो कैसे बराबर होगा? एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिएगा, बहुत ध्यान देने की चीज है, मिटा करके एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है? देखिएगा तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर होगा। मैंने ये बताया आपको कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है वो इससे ज्यादा कभी नहीं रहेगा, हमेशा इसके बराबर रहेगा। 2f1 और 2f2 ये जो डिस्टेंस है
ये वाला जो डिस्टेंस है हमेशा इसी के बराबर में ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस रहेगा। तो आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 2f1 से परे रखा है, यानी कि 2f1 से दूर रखा है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर दूर है, मैंने ऐसे ही हम समझाने के लिए बता रहे, 5 सेंटीमीटर इधर है, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर इधर बनेगा ना 2f2 से, तभी तो ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, तभी तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये और ये मेंटेन रहेगा ना, नहीं तो कैसे मेंटेन रहेगा। इसीलिए दोस्तों कितना आसान है कि अगर आप 2f1 से परे रखते हैं तो जो इमेज है वो f2 और 2f2 के बीच बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए इसी चीज को जब आप शायद यहां पे करेंगे तो और क्लियरिटी होगी। ये देखिए मैंने क्या कहा कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कभी भी 2f1 और 2f2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप एग्जैक्टली 2f1 पे रख दीजिएगा तो 2f2 पे बनेगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती डिस्टेंस। अगर आप 2f1 पे रखिएगा तो 2f2 पे बनेगा। एकदम क्लियर है। अब आप देखिए यहां का जब इमेज देखिएगा तो और आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वाला, इस इमेज को जरा सा देखिए, इसमें देखिए कि क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 से घसका दे रहे हैं, यानी कि 2f1 और f1 के बीच रख रहे हैं, ठीक है, तो इमेज भी तो इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, इमेज भी तो इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब आप इधर शिफ्ट किए हैं तो ये भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है, तभी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रहेगा ना, ये और ये का जो डिस्टेंस है ये इनके बराबर होगा ना, यही चीज है। तो बिल्कुल आसान है, याद रखना कि अगर आप 2f1 से परे रखेंगे तो f2 और 2f2 के बीच बनेगा। अगर 2f1 पे रख दीजिएगा एग्जैक्टली तो 2f2 पे बनेगा, एकदम सेम साइज का इमेज होगा, जो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज जो है बराबर होगा। इसके बाद 2f1 और f1 के बीच अगर रखिएगा तो जो इमेज है वो 2f2 से परे बनेगा, यानी 2f2 से दूर बनेगा और काफी बड़ा बनेगा और रियल इमेज है। तो कॉनकेव जो कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, आप देख रहे हैं कि सारे सिचुएशंस में रियल इमेज बना रहा है। एक सिचुएशन ऐसा है जो कि छठा सिचुएशन है कि वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। कब? जब F1 और O के बीच, यानी कि फोकस है ना और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर वस्तु को रखा जा रहा है तो जो बनने वाला प्रतिबिंब है, जिधर वस्तु रखी हुई है उधर ही बन रहा है, बड़ा है, सीधा है और काल्पनिक है। ठीक है, मैग्निफाइड है ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हाँ, याद जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, ये जरूर से जरूर आता है। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिला दूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ मुझे ध्यान आ गया, लगातार बोलते रहने से क्या होता है कि ध्यान हट जाता है। ठीक है, तो अच्छा हुआ ये याद आ गया मुझे। यहां पर देखिए जो इमेज बड़ा बनने की बात हो रही है ना कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, यहां पर m के वैल्यू पर विचार करिए कि मैग्निफिकेशन क्या है। यहां देखिए जो इमेज बन रहा है छोटा है, ठीक है, यहां पर देखिए जो m का इस ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज का साइज है बराबर है, यानी m इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी इस वाले सिचुएशन में m इज इक्वल टू 1 हो गया, मैग्निफिकेशन 1 है। मैग्निफिकेशन 1 क्या बताता है कि जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज है। यहां पर देखिए m का वैल्यू आपका लेस देन 1 आएगा, है ना, क्यों? क्योंकि जो इमेज का साइज है वो छोटा है और ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, तो m लेस देन 1 होगा। ये सिचुएशन कैसा है? जिसमें इमेज बड़ा बन रहा है, m ग्रेटर देन 1। और यहां भी देखिए आपका जो इमेज बन रहा है, सॉरी, यहां भी जो इमेज बन रहा है उसमें भी m यानी कि जो मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 है। मैग्निफिकेशन क्या है दोस्तों? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है? यहां पर देखिए जो m का वैल्यू है जो ग्रेटर देन 1 है, इसमें रियल इमेज बन रहा है क्योंकि इमेज जो बना है वो उल्टा है, लेकिन यहां पर जो इमेज बड़ा बन रहा है वो रियल इमेज है, सॉरी वर्चुअल इमेज है क्योंकि काल्पनिक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल बन रहा है। ये जरूर से जरूर ध्यान रखिए कि कौन सा सिचुएशन है। अगर m का वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अब साइन आपको मदद करेगा। m का वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है
ठीक है, मान लीजिए m का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है, m का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो ये वाला सिचुएशन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि m का वैल्यू, m जो है, m का साइन इमेज का नेचर को बताता है, यानी कि m के साइन से हम इमेज का नेचर का पता लगा सकते हैं। m अगर नेगेटिव है तो रियल इमेज है, m अगर पॉजिटिव है, मान लीजिए m का वैल्यू आया और वो पॉजिटिव आया, तो आप जानते हैं कि वो वर्चुअल इमेज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको दिया, आप जरूर से जरूर याद रखिए कि m का साइन जो होता है वो बताता है कि बनने वाला इमेज कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। अगर नेगेटिव आ गया तो रियल इमेज होगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल होगा। और m जब ग्रेटर देन की बात आती है कि नहीं बनने वाला इमेज बड़ा है, तो बड़ा है तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो दो बार बड़ा सिचुएशन होता है इमेज बनाने का। एक बार जब 2f1 और f2 के बीच रखते हैं, ये एक सिचुएशन है, और एक दूसरा जब f1 और o के बीच रखते हैं। ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, बार बार। क्यों आ रहा है आपको रीजन भी पता होगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में ये बड़ा बना रहा है। तो स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा बड़ा बना रहा है तो यही वाला होगा या फिर ये वाला होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि वो किस इमेज की बात कर रहे हैं, क्या वो लिख रहे हैं कि रियल इमेज है? अगर रियल इमेज है तो 2f1 और f1 के बीच होगा, ये सिचुएशन होगा। अगर वर्चुअल इमेज है, यानी कि सीधा और काल्पनिक बन रहा है, तो f1 और o होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कॉन्केव लेंस के तरफ आते हैं। कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि कॉन्केव लेंस में आप देखिए कि जो किरणें जाती है लेंस से अपवर्तन के बाद इधर छिटक जाती है, लेंस से इधर आने इधर छिटक जाती है। मैंने पहले इधर शुरू में बता दिया था, डॉट डॉट करके जब आप इसको बढ़ाइएगा तो इधर में ये फोकस हो जाता है। इसी तरह से इसका इमेज अगर बनाएं हम लोग, अनंत और फोकस के बीच कहीं भी रख दिए, ऑप्टिकल सेंटर है ये, ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, और ये अनंत है। अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रख दीजिए, ऐसा नहीं कि यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, जहां भी आप चाहे तो रख सकते हैं। अनंत और फोकस के बीच आप अगर कहीं भी वस्तु को रख दीजिएगा तो अवतल लेंस, यानी कि कॉन्केव लेंस, जो अवतल लेंस होता है, इसकी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा, काल्पनिक और छोटा होता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि जो किरणें इधर से रिफ्रैक्ट होकर चली जाती है, आप उसको डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक जो ये किरण डॉट डॉट करके बढ़ेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो अनडेविएटेड, तो यहां पर वो मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसीलिए जो इसका इमेज होता है वो हमेशा कैसा होता है? वर्चुअल होता है, ठीक है। इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होगा, हाँ, और स्मॉल साइज का होता है, ठीक है। ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा, अवतल लेंस हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल इमेज बनाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग जो है गोलीय दर्पण के लेंस के जो है उसके साइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, गोलीय लेंस के साइन के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसे पार्ट 3 में ही कवर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो न्यूमेरिकल आप सीखें वो अच्छा से सीखें। तो फिर से एक बार जो है गोलीय लेंस के चिन्ह तक ही मैं इस वीडियो को रहने दे रहा हूं, क्योंकि जैसे ही ये समीकरण आएगा, ये समीकरण जो हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसके बाद साइन किस तरह लेना है, और जो न्यूमेरिकल है, जो दो एग्जाम्पल न्यूमेरिकल में दिए गए हैं, एक 9.3, ठीक है, और दूसरा न्यूमेरिकल जो है 9.4 में दिया गया है। मैं एक बार फिर से ये कहूंगा कि ये दो न्यूमेरिकल 20 न्यूमेरिकल के बराबर है, क्योंकि ये दो न्यूमेरिकल पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जो लेंस है उसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल रहे आप बना पाएंगे। तो चूंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इसका पार्ट 3 हिंदी में ही पीडीएफ शेयर करके होगा, और यहाँ से आगे के तरफ होगा। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, जो भी स्टूडेंट्स रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी की, आप लोग ज़रूर उनको ये वीडियो शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।